चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अभी जो आपका टॉपिक है वो है स्टॉक कंट्रोल रिकॉर्ड्स। ठीक है, स्टॉक का अभियंत्रण में कौन कौन से अभिलेख इस्तेमाल किए जाते हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। इससे पहले आप स्टॉक अभियंत्रण पढ़े थे, जिसको इन्वेंट्री कंट्रोल भी कहा था, इन्वेंट्री अभियंत्रण भी कहा था, जिसमें आपने ईओक्यू निकाला था और आपने जाना था किस प्रकार स्टॉक में आपका पैसा लगा होता है। इनडायरेक्टली स्टॉक क्या दिखाता है? आपके पैसे को। तो उनके अभिलेख की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब क्यों? इसका कारण ये है कि क्योंकि जो स्टॉक है वही बताएगा कि आपका कितना पैसा जो है वो फंसा है आपका स्टोर में। मतलब आपके स्टोर में कितना पैसा अभी लगा हुआ है और उसको कम से कम कितना किया जा सकता है या मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। तो स्टॉक कंट्रोल रिकॉर्ड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? वैसे तो पहले जमाने में जो भी रिकॉर्डिंग होती थी स्टॉक की या फिर जो भी रिकॉर्ड रखे जाते थे वो रजिस्टर में रखे जाते थे। थोड़ा लंबा तरीका होता था, लेकिन जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा तो नए नए तरीकों की इजाद हुए। बीच में कार्ड सिस्टम आए। ठीक है, स्पेशली रिकॉर्ड रखने के लिए कुछ कार्ड्स बने, कुछ फॉर्मेट बने, कई सारे फॉर्म बने। फॉर्म स्पेशली जैसे आप कह सकते हैं कि पहले अगर मान लीजिए किसी को छुट्टी लेनी होती थी तो उसको रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता था और वहां छुट्टी ले लेता। आजकल आपको छुट्टी लेने के लिए क्या करना पड़ता है? एप्लीकेशन फॉर्म अगर है कॉलेज में तो उसको भर के आप छुट्टी ले सकते हैं, वही रिकॉर्ड के रूप में रखी चली जाती है। तो आजकल क्या है कि रजिस्टर के बजाय हम जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो हम उनके लिए कुछ अभिलेख का इस्तेमाल करते हैं, कुछ कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। कार्ड जो है या तो इंडस्ट्री जो है वो कार्ड छपवाती है उस टाइप के, और नहीं तो रेडीमेड जो है इंडस्ट्री मंगा लेती है किसी भी काम के लिए। तो आपको जो है एक और फायदा है कार्ड का। कार्ड जो है ना स्टोर डिपार्टमेंट में क्रमबद्ध तरीके से रखे रहते हैं। अब इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण बताता हूँ। आप लाइब्रेरी में गए होंगे तो आपके एक कार्ड इश्यू होता है लाइब्रेरी में। पहले लाइब्रेरी में रजिस्टर का इस्तेमाल होता था कि कितने बुकें हैं, कौन उसे ले आ, किसको इश्यू हुआ, किसने वापस किया, ये रजिस्टर में लिखा जाता था। लेकिन अब क्या है, एक कार्ड मिलेगा आपको, उसी कार्ड की दो तीन प्रतियां आपको मिली होंगी लाइब्रेरी में। एक प्रति लाइब्रेरी खुद रख लेती होगी और आपके एक बुक में डाल के पीछे दे देती होगी, और उस कार्ड पे मेंशन हुआ रहता है कि किस तिथि को कौन सी बुक कितने दिन के लिए आपको इश्यू हुई है। तो सिस्टम को आसान बनाने के लिए आजकल कार्ड सिस्टम चला है। रिकॉर्डिंग रखने के लिए, रिकॉर्ड्स को रखने के लिए, अभिलेखों को का पूरा कच्चा चिट्ठा रखने के लिए कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब बहुत सारे कार्ड्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, तो मिनिमम आपको यहाँ पे 8 कार्ड्स के बारे में, स्पेशली जो 5 इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं उनके बारे में ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। उनके प्रारूपों के बारे में पढ़ना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछ लेगा, जैसे बिन कार्ड होता है, रिकॉर्ड, उसके अलावा एक और बिन कार्ड है, इशू वाउचर कार्ड है, इन सब के बारे में पूछ लेगा कि क्या क्या आपको जरूरत है। तो हम यहाँ उन 8 के बारे में लिखेंगे, फिर उसके बाद 8 के बारे में समझेंगे। ठीक है, पहला जो कार्ड होता है उसे हिंदी में बोलते हैं स्टॉक अभिलेख पत्र, स्टॉक रिकॉर्ड कार्ड। ठीक है, स्टॉक रिकॉर्ड कार्ड। तो कुछ ऐसा, इस कार्ड पे क्या रहेगा, कितना स्टॉक है उसकी बात की जाएगी। तो आगे हम देखेंगे बहुत कैसे स्टॉक रिकॉर्ड कार्ड होता है। अगला जो है वो है गुड्स इनवर्ट शीट। ठीक है, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये ऐसा कार्ड या शीट है
जिसमें कितना गुड मतलब सामान आपके इनवर्ट मतलब अंदर आया, स्टोर के अंदर कितना सामान आया, उसके कौन सी शीट मेंटेन करनी होती है, गुड्स इनवर्ट शीट। इसे हिंदी में बोला जाता है वस्तु प्राप्ति पत्र। ठीक है, अगला जो है इंस्पेक्शन वाउचर। चौथा जो है वो है बिन कार्ड। ये एक साइंटिस्ट थे, जनरली ये जो बिन कार्ड है वो जापान में इन्वेंट हुआ था। ठीक है, आगे जब आप क्वालिटी एनालिसिस कभी मौका मिलेगा पढ़ने को तो वहां बिन कार्ड को और अच्छे से पढ़ेंगे। इशू वाउचर्स, इनमें से कुछ का इस्तेमाल तो आप लोग अपने आम जिंदगी में किए होंगे, आपको दिखा नहीं होगा या रियलाइज नहीं हुआ होगा, लेकिन इनमें से बहुत सी चीजों का इस्तेमाल आप लोगों ने किया होगा। अब जो छठा है वो है रिटर्न टू स्टोर क्रेडिट नोट। इशू वाउचर 1 2 3 4 5। ओके, इशू वाउचर को निर्गम पत्र या फिर मांग पत्र भी कहा जाता है, इसकी हिंदी जान लीजिए। बिन कार्ड को हिंदी में बिन कार्ड या बिन पत्र कहा जाता है, या कोष्ठ पत्र, कोष्ठ पत्र हिंदी। आगे अभी बताता हूं मैं। और एक है मटेरियल ट्रांसफर कार्ड, सातवां है मटेरियल ट्रांसफर कार्ड। और लास्ट है स्टोर लेजर। स्टोर लेजर को हिंदी में बोला जाता है भंडार खाता। ठीक है, और मटेरियल ट्रांसफर को बोलते हैं पदार्थ स्थानांतरण पत्र। ठीक है, मटेरियल ट्रांसफर कार्ड का नाम है पदार्थ स्थानांतरण पत्र। आपने इशू वाउचर को पढ़ ही लिया, निर्गम पत्र बोला जाता है या मांग पत्र, और रिटर्न टू स्टोर को बोला जाता है वापसी सामान का जमा पत्र। तो अब एक एक करके इन सारे पत्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो पत्र है वो स्टॉक रिकॉर्ड कार्ड की बात करता है। ठीक है, इसके बारे में सुने। जो स्टॉक रिकॉर्ड कार्ड है वो हर टाइप के मटेरियल के लिए अलग अलग बनता है। अब उदाहरण के लिए आप कहेंगे सर कैसा टाइप का मटेरियल, तो किसी भी स्टोर में, अगर इंडस्ट्री का स्टोर है तो उसमें या तो रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल स्टोर में रखा जाता है, या फिर जो सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है आधा अधूरा जो काम किया हुआ कुछ सामान होते हैं जिन्हें बाद में उनपे और ऑपरेशंस करके खत्म किया जाता है, वो रखे जाते हैं, या फिर जो आपके फाइनल प्रोडक्ट हैं उनको ले आके रखा जाता है। तो जो स्टॉक रिकॉर्ड कार्ड है ये कार्ड हर वस्तु के लिए अलग अलग बनेगा। अगर वस्तु बदल गई, टाइप ऑफ वस्तु मतलब ये है कि टाइप ऑफ मटेरियल बदल गया, टाइप ऑफ गुड बदल गया, मतलब अगर सेमी फिनिश्ड है तो उसके लिए स्टॉक रिकॉर्ड कार्ड अलग बनेगा, रॉ मटेरियल का वो है तो उसके लिए स्टॉक रिकॉर्ड अलग बनेगा। तो जिस तरह की स्टॉक होता है उस हिसाब से रिकॉर्ड कार्ड बनता है। अब कुछ दोनों के लिए मैं आपको फॉर्मेट बना देता हूँ। इसमें एक तरफ जो है ये रिकॉर्ड, जो ये कार्ड होता है इसके एक तरफ उस सामान का विवरण लिखा जाता है। विवरण का अर्थ क्या है,
मान लीजिए वो सामान क्या है, उस सामान का कलर कितना है, मात्रा क्या है, या फिर उसका कोड नंबर क्या है, अगर कोड नंबर स्टोर ने जनरेट किया हुआ है, तो इन सब के बारे में लिखा जाता है। लेकिन कार्ड के जो दूसरी ओर है उसका लेखा जोखा लिखा जाता है। लेखा जोखा का अर्थ यही है कि सामान कब आया, कितनी संख्या में हमारे पास पहले मौजूद था, उसके बाद हमने किस किस डिपार्टमेंट को कितना वो सामान दिया हुआ है, किस दिनांक को दिया हुआ है, ये सारी बातें इस कार्ड पे लिखी हुई होती हैं। तो हम इस कार्ड का एक फॉर्मेट हम आपको बता देते हैं, आपको देखना है वो। 1 2 3 4 कुछ इसी तरह कार्ड का फॉर्मेट होता है। इस कॉलम में जो स्टॉक को जांच करने वाला अधिकारी है, उसके जांच दिनांक और हस्ताक्षर लिखे जाते हैं जनरली। ये जो स्टॉक रिकॉर्ड कार्ड है, ये निर्मित माल के लिए एक उदाहरण है। अगर कोई निर्मित माल है जिसको फिनिश्ड प्रोडक्ट कहा जाता है, उनके लिए स्टॉक रिकॉर्ड का एक फॉर्मेट ये है, ठीक है, निर्मित माल के लिए। अब 1 2 3 4 5 6 कॉलम में क्या क्या होता है मैं बोल देता हूँ। पहले में डेट होता है, यहाँ पे डेट मेंशन की जाती है। उसके बाद ऑर्डर्ड क्वांटिटी होती है, यहाँ पे ऑर्डर्ड क्वांटिटी का अर्थ होता है कि आपने कितना सामान निर्मित वाला मंगाया है, ठीक है। तीसरे में क्या है, बैलेंस ऑफ ऑर्डर लिखा जाता है। इस वाले में बैलेंस ऑफ ऑर्डर का अर्थ होता है कितना सामान अभी प्रेजेंट में मेरा प्रोडक्शन के काम में या उत्पादन के कार्य में लगा हुआ है। अगला जो है वो रिसीव्ड इशूड। रिसीव्ड का मतलब है कि आपने जो ऑर्डर किया हुआ था वो कितना आपके पास आया, ठीक। चौथे में वो कॉलम में भरा जाता है। पांचवें में ये भरा जाता है कि किस किस डिपार्टमेंट को वो सामान आपने इशू किया है। अगर आपने इंडस्ट्री में या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में उस सामान को इशू किया है या फिर किसी को किसी डिपार्टमेंट को दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे उतने सामानों की संख्या लिखनी होती है। अब इन सबको देखने के बाद छठा जो है कितना बचा हुआ स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पे रिमेनिंग स्टॉक लिखी जाती है, ठीक। ये सारा काम स्टॉक रिकॉर्ड रखने वाले अधिकारी का होता है, ये सब वो फिल करता है एक एक करके। रिमेनिंग स्टॉक, कितना सामान आपके पास बचा। अब एक बात जान लीजिए, इस स्टॉक रिकॉर्ड कार्ड को बनाने का फायदा ये है कि कोई भी अगर आदमी प्रोडक्शन प्लानिंग करना चाहता है, जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग का क्या अर्थ है कि कितने सामान की आवश्यकता उसको होगी, कितना सामान उसके पास है और कितना सामान उसने ऑर्डर किया है, या फिर भविष्य में कितना सामान उसको और ऑर्डर करना है, ये इन कार्ड की सहायता से देखा जा सकता है। इसीलिए हम पहले ही बोले थे, जो भी अभिलेख स्टॉक के रखे जाते हैं रिकॉर्ड के, वो सारे के सारे क्या प्रोडक्शन प्लानिंग में इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा ऊपर के यहाँ पे जॉब नंबर लिखा रहता है। जॉब नंबर का मतलब ये है कि जो पार्ट है उसको स्टोर ने कोई नंबर असाइन किया होगा। मान लीजिए मैंने शुरुआत में ही बताया था इंडेक्सिंग ऑफ
रिकॉर्ड, रिकॉर्ड की इंडेक्सिंग कैसे की जाती है, तो बहुत तरीके मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पे जॉब नंबर उसी हिसाब से आप भरेंगे, ये स्टोर डिपार्टमेंट का काम होता है। उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन में नाम होता है, कलर होता है, लंबाई चौड़ाई, जो चीज भी डिस्क्रिप्शन में आती है वो आएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप लोगों ने वोल्ट मंगाया, तो वोल्ट का क्या मटेरियल था, कितना डाया था, ठीक है, यो यहाँ मेंशन होगा, और वो किस टाइप का वोल्ट था तो यहाँ लिखा जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ये आता है। अगला जो है वो पार्ट नंबर होता है। ये पार्ट नंबर कंपनी का मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। पार्ट नंबर में भी बना भी सकते, नहीं भी बना सकते। ये महज एक उदाहरण है किसका, स्टॉक रिकॉर्ड कार्ड का। और जो नीचे के यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक रखा होता है, ठीक है। अर्थ ये है कि मैंने आपको बताया था अधिकतम कितना स्टॉक रखा जा सकता है, और एक मिनिमम स्टॉक बताया था। मिनिमम स्टॉक कितना होता है, जितना सामान की जरूरत है प्लस जो आपका सेफ्टी स्टॉक होता है उसके सम के बराबर होता है, तो वो भी यहाँ मेंशन रहता है उस सामान के लिए। यहाँ पे बैच साइज लिखा रहता है। बैच साइज का मतलब ये है कि कितना खपत हो रहा है, या फिर कितना आपका टोटल प्रोडक्शन में साइज है। यहाँ पे कंजम्पशन रेट लिखा रहता है। कंजम्पशन रेट का मतलब पर दिन कितना इस्तेमाल करती है कंपनी, ये सब लिखा रहता है, इससे आपको पता चल जाएगा। तो ये एक महज उदाहरण है स्टॉक रिकॉर्ड कार्ड का। अब देखिए कच्चे माल के लिए भी कुछ इसी तरह बनता है, फर्क थोड़ा अलग होगा, ठीक है। कच्चे माल को आप ऑर्डर नहीं करेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, ओके ठीक है। कच्चे माल का भी एकदम मिलता जुलता स्टॉक रिकॉर्ड कार्ड बनता है, ठीक है। आपको आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि कार्ड कैसे बनता है, सिंपल ऐसा पूछेगा कि स्टॉक रिकॉर्ड कार्ड का क्या इस्तेमाल होता है, लिख देगा। चीजों के रिकॉर्ड के लिए, चीजों के आने और जाने संबंधी सूचना के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि ये आने जाने के संबंधी, ये आपका रिकॉर्ड का रखने का बस करता है। तो और कुछ ऐसे भी कार्ड है, चीजें इशू करने के हिसाब से, मतलब यह है कि इशू से संबंधित रहता है, नहीं रिसिप्ट से संबंधित रहता है, नहीं रिकॉर्ड से संबंधित रहता है, तो हाँ, तो ये स्टॉक के रिकॉर्ड से संबंधित होता है। इस तरह से इसके सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला जो है वो है गुड इनवर्ट शीट। अगला जो शीट है वो है गुड इनवर्ट शीट। ये शीट इस्तेमाल होती है कि आपके स्टोर में कितने सामान आए। अगर आपने कोई सामान ऑर्डर किया है, ठीक है, वो सामान जब आएगा तो उसकी एंट्री एक शीट में होती है जिसको बोलते हैं गुड इनवर्ट शीट। स्टॉक रिकॉर्ड शीट में ऐसा नहीं, जो इससे पहले आपने कार्ड पढ़ा था स्टॉक रिकॉर्ड वाला, और जो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ गुड इनवर्ट शीट, उसमें एक डिफरेंस है। स्टॉक रिकॉर्ड कार्ड में आप ओवरऑल रिकॉर्ड रखते हैं, कितना है आपके पास, कितना आपने इशू किया, कितना आपने ऑर्डर किया, कितना बैलेंस ऑफ ऑर्डर में है, ये सारी बातें रहती हैं। लेकिन इसमें क्या है, कितना आया बस इसी का हिसाब होता है, ठीक है। तो गुड इनवर्ट शीट का मैं आपको एक और बात जान लीजिए, जो गुड इनवर्ट शीट है, ठीक है, इसको माल प्राप्ति पत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माल प्राप्ति पत्र। अब इसकी 3 कापियां या 3 प्रतियां छपती हैं। कभी भी कोई गुड जो हो खरीद के आएगा तो स्टोर क्या करता है, 3 कॉपी इसकी छापता है। 3 कॉपी जो छापता है उसमें से एक कॉपी अपने पास रख लेता है, ठीक। फिर 2 कॉपी जो बची हैं उनको क्या कर देता है, क्रय डिपार्टमेंट, जो परचेज डिपार्टमेंट, उसको भेज देता है। क्यों भेजता है, ताकि वो मिलान कर सके कि कितना सामान आया है, वो डिजायर्ड क्वांटिटी का है कि नहीं, क्वालिटी का है कि नहीं। तो क्या करता है परचेज डिपार्टमेंट, उन 2 प्रतियों को ले करके दोनों की चेकिंग करता है सामान के साथ, और उसके मूल्यों को मिला लेता है कि जिस कंपनी से वो खरीद रहा है
और जितने दाम पर वो फिक्स हुआ था वो उतने दाम का है कि नहीं। इनके बाद वो क्या करता है, उनमें से एक प्रति खुद अपने पास रख करके दोबारा एक प्रति वापस कर देता है स्टोर के पास। तो इस प्रकार स्टोर के पास दो प्रति हो जाती है, जिसमें एक वो खुद का भरा हुआ और एक अप्रूव्ड परचेस डिपार्टमेंट से, तो वो दोनों प्रतियां हो जाती हैं स्टोर डिपार्टमेंट के पास। तो गुड इनवर्ट शीट के बारे में देखें वो कैसा बनता है। ये मैं मिटा देता हूं, जगह नहीं है। आपके कॉलेज में भी कुछ इसी तरह का शीट इशू होता है, ठीक है, आपके डिपार्टमेंट्स में कुछ इसी तरह का शीट इशू होता है अगर आपके डिपार्टमेंट को कोई चीज चाहिए, ठीक है। इसे ऊपर लिखा रहता है माल प्राप्ति पत्र। अब देखिए यहाँ पे लिखा रहता है ऑर्डर का संदर्भ। ऑर्डर का संदर्भ का क्या मतलब है कि आपने क्यों ऑर्डर किया है, क्या जरूरत है उसकी, ये आपको यहाँ मेंशन करना होता है, ठीक है। उसके अलावा एक पतली सी लाइन और फिर यहाँ दिनांक लिखा रहता है, डेट। यहाँ सप्लायर का नाम लिखा रहता है, ठीक है। ये उदाहरण है, बस आपको समझना है। सप्लायर के बाद पृष्ठ संख्या लिखी रहती है। अब देखिए पूरी की पूरी कॉपी ही छप के आती है इस पत्र की, तो एक कॉपी आप फाड़ लिए तो कौन से नंबर का फाड़े ये पता नहीं चलेगा, इसलिए पृष्ठ संख्या लिखी रहती है। तो आप लोग को देखे होंगे छान 1 से लेकर 101 ऐसे 102 103 ऐसे छपा रहता है, तो वही पृष्ठ संख्या है ये। उसके अलावा देखें यहाँ क्रम संख्या होता है, सबसे पहले क्रम संख्या। क्रम संख्या को सीरियल नंबर कहा जाता है। माल प्राप्ति पत्र का है ये। दूसरा, हाँ गुड इनवर्स वो मिटा दिया था, जगह नहीं था। तो यहाँ पे आइटम लिखा रहता है, जो आइटम है जो आपने मंगाया है वो। यहाँ मोड ऑफ डिलीवरी लिखी रहती है, किस तरह आया है, ठीक है। कौन सप्लाई किया, आप खुद गए हैं लेने या फिर कंपनी ने सप्लाई किया है, मोड ऑफ डिलीवरी का अर्थ ये होता है। यहाँ पे मात्रा लिखा रहता है, मात्रा मतलब अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे मात्रा लिखा होता है। ये महज एक उदाहरण है, आपको समझना बस है कि अगर कोई पूछे माल प्राप्ति पत्र क्या कार्य करता है, 4 ऑप्शन दे दे तो सिंपल, कितना माल आया उसका लेखा जोखा रखने वाला जो पत्र है वो कौन सा है, माल प्राप्ति पत्र है। अब पूछेगा कि कितनी प्रतियां छाप सकते हैं हम माल प्राप्ति के, तो 3, ये जनरल बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पत्र संख्या लिखी रहती है। पत्र संख्या के बाद दिनांक लिखा रहता है, बिलिंग का, यहाँ पे बिलिंग डेट लिखा रहता है। अब एक बात जान लीजिए, जब भी आप कोई सामान मंगाते हैं बिलिंग डेट की बहुत वैल्यू होती है। यहाँ पे रेट लिखा होता है, यहाँ पे अमाउंट भरा जाता है। रेट, अमाउंट और रेट में अंतर आप जानते ही होंगे। रेट का मतलब अगर 1 रुपया पीस है तो लिखा रहेगा 1 रुपीज पर पीस। अमाउंट मतलब 40 मंगाए तो कितना रुपया होगा, अमाउंट 40 यहाँ भरा जाएगा, ठीक है। अगला जो है स्टॉक लेजर फॉलो, ये एक टेक्निकल टर्म है जो स्टोर डिपार्टमेंट या स्टोर से वो करते हैं, लाइब्रेरी में या डिप्लोमा करते हैं, उनको ये बातें पता रहती हैं, आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो है, जो सबसे नीचे लिखा रहता है, हस्ताक्षर रहते हैं बहुत सारे लोगों के, ठीक है। यहाँ पे भंडार के लिपिक अधिकारी का, एक जगह लिपिक अधिकारी का रहता है हस्ताक्षर, एक जगह भंडार के है अधिकारी का हस्ताक्षर रहता है। और एक जो गुण स्तर जांचता है, मतलब ये है कि इंस्पेक्शन, सामान आया तो उसका इंस्पेक्शन होगा, तो इंस्पेक्शन
जांचने के बाद अगर वो सही है तो यहाँ गुण स्तर जांचने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर होता है, यहाँ पे लिपिक अधिकारी साइन करेगा और यहाँ पे भंडार के अधिकारी का सिग्नेचर होता है। तो इस तरह कुछ आपका गुड इनवर्स शीट होता है। अब अगला जो है वो है इंस्पेक्शन कार्ड। अब इंस्पेक्शन कार्ड का कोई सेट फॉर्मेट होता नहीं, ये कोई टेक्निकल टर्म है स्टोर का, इसमें मेंशन नहीं है, इसे जानने की जरूरत भी नहीं है। इसको हिंदी में बोला जाता है स्टॉक खाता पृष्ठ संख्या। स्टॉक खाता पृष्ठ संख्या। अब अगला जो कार्ड था आपको मैंने बताया था इंस्पेक्शन का कार्ड या शीट। इंस्पेक्शन की सीट किसी तरह बन सकती है, ठीक है, लेकिन मुख्य बात क्या है इंस्पेक्शन सीट के लिए, जब गुड इनवर्स शीट बनती है तभी इंस्पेक्शन सीट भी बनाई जाती है। इंस्पेक्शन सीट का काम ये होता है कि जो भी सामान या वस्तुएं आपने बाहर से मंगाई है, ठीक है, वो जब आपके इंडस्ट्री में पहुंच जाती हैं तो एक इंस्पेक्शन का अधिकारी होता है, वो ले करके वो शीट जाता है और जो सामान आया रहता है उसके गुण के स्तर का जांच करता है। जितने सामान आए हो तो उसमें बेसिकली क्वांटिटी मेंशन रहता है, क्वालिटी मेंशन रहता है और फॉर्म मेंशन रहता है। फॉर्म का अर्थ ये है कि जो सामान आया है वो कहीं खराब तो नहीं है या फिर डिग्रेडेड क्वालिटी का तो नहीं है, खरोच वरोच तो नहीं है। इन सब की जांच करने के बाद वो शीट में भर लेता है कि हाँ ओके। तो इस इंस्पेक्शन शीट कोई बहुत वो नहीं होती है, ये किसी भी प्रकार की हर संस्था पर डिपेंड करता है कि वो किसी फॉर्मेट का बना सकता है। एक और बात है, जितने भी कार्ड्स हैं स्पेशली उनका कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता है, आप अपने इंडस्ट्री के हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। हर कॉलेज का अगर कॉलेज लेवल पे देखें तो हर कॉलेज का क्या होता है, अलग अलग फॉर्मेट होता है लीव एप्लीकेशन का, तो उसी तरह ये भी है। अगला जो हम कार्ड पढ़ेंगे वो है बिन कार्ड। बिन कार्ड जो है वो इशू और रिसिप्ट कार्ड के नाम से जाना जाता है जनरली। बिन कार्ड का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो आपकी लाइब्रेरी कार्ड्स हैं, ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी कार्ड्स में हमेशा ही इशू डेट भी रहता है, रिटर्न डेट भी रहता है। और वो जो कार्ड है बिन का कार्ड, वो हो सकता है कि गिवन सेमेस्टर के लिए वर्किंग हो या फिर गिवन वर्किंग आवर के लिए हो। जनरली विन कार्ड जो है वो कुछ एक साल के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए भी बनाए जाते हैं, या फिर पर डे के हिसाब से भी बनाए जा सकते हैं, या फिर पर मंथ पर वीक, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो प्रोडक्शन लेवल है वो कितना है। अब बिन कार्ड का एक मैं उदाहरण मैं आपको बना देता हूं। ये उदाहरण है बिन कार्ड का। ये सारे के सारे कार्ड क्या काम कर रहे हैं ये मत भूलिएगा, ये सब के सब कार्ड क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। यहाँ पे आप नेम लिख सकते हैं, क्या नाम है, ठीक है, किस आदमी ने वो सामान लिया है और वो कब वापस करेगा, तो ये आदमी के नाम पे बनता है, ये बात जान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट रखी रहती है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है,
मैक्सिमम लिमिट का मतलब होता है कितनी अधिकतम मात्रा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी लाइब्रेरी में मैक्सिमम 3 बुकें क्या होती होंगी, मे बी हमारे जब टाइम था तो हमारे यहाँ बस अधिकतम कितनी बुकें इशू हो सकती हैं, 3। तो ये वही मैक्सिमम लिमिट की बात की गई है। यहाँ पे मिनिमम लिमिट भी लिखी रहती है। ये महज एक उदाहरण है पेन कार्ड का कि आप कितना कम से कम मात्रा में आप सामान को क्या कर सकते हैं, इशू करा सकते हैं। तो एक उदाहरण मैं यहाँ बनाता हूँ, रिसिप्ट इशू चूंकि ये जो कार्ड है बिन कार्ड वो प्योरली डेडिकेटेड है किसके लिए, रिसिप्ट और इशू के लिए। कितना आया और कितना गया, ठीक है, इसके लिए प्योरली ये कार्ड बनता है। तो एक डेट होता है, फिर रिसिप्ट होता है, फिर इशू डेट इशू होता है, फिर रिमेनिंग होता है। रिमेनिंग मतलब कितना आपके पास बच गया। फिर वही लाइन रिपीटेड रहती है, आप बढ़ा घटा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है बिन कार्ड का। तो अभी तक आपने लगभग लगभग 5 कार्डों के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम लोग इशू वाउचर कार्ड के बारे में, और एक और कार्ड है रिटर्न और रिस्टोर, रिटर्न कार्ड जो था, रिटर्न टू स्टोर क्रेडिट कार्ड या नोट। उसके अलावा मटेरियल ट्रांसफर नोट जो कार्ड ही होता है। उसके अलावा स्टोर लेजर के बारे में अगली क्लास में हम लोग देखेंगे।